दो मुद्दों पर काफ़ी लंबे समय तक विचार विमर्श हुआ, जो अगले सप्ताह विशेष सत्र होने वाला है लोकसभा और राज्यसभा का, और दूसरा विषय है पश्चिमी एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर और उसकी वजह से क्या चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हुई हैं, उसको लेकर उस पर चर्चा हुई। पर मुख्य विषय था ये जो संसद का सत्र होने वाला है, ये मुख्य विषय था। एक प्रस्ताव भी पारित किया गया CWC में पश्चिमी एशिया को लेकर, वो रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मैं सिर्फ जो संसद का विशेष सत्र होने वाला है 16, 17 और 18 को, उस विषय पर आपको जानकारी दूंगा। पहली बात तो ये है कि आज दोहराया गया कि 16 मार्च से लेकर नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री को 3 खत लिखे हैं 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक, और एक खत सारे विपक्ष पार्टियों के फ्लोर लीडर्स के साथ उन्होंने लिखा। और हमने एक ही मांग की थी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद, 29 तारीख के चुनाव के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, उस पर जो सरकार संविधान संशोधक विधायक लाना चाहती है उस पर चर्चा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की जो बात कर रहे हैं उस पर चर्चा हो, और एक आम सहमति बनाने की प्रयास की जाए, और जब कभी पार्लियामेंट को बुलाना है बुलाए। पर हमारी मांग ये थी, एक ही मांग थी कि चुनाव प्रचार के समय ये सत्र बुलाना आचार संहिता का उल्लंघन है। सारे सांसद व्यस्त हैं चुनाव प्रचार में, और ये उचित नहीं है कि जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं ये विशेष सत्र बुलाया जाए और प्रयास की जाए कि प्रधानमंत्री श्रेय लें इस संविधान संशोधन बिल के माध्यम से जो वो करना चाहते हैं। तो हमारी ये मांग थी, इसका नज़रअंदाज किया गया। इन 3 खतों के बावजूद और हमारे बात करने से के बावजूद 16, 17 और 18 को 3 दिन का लोकसभा और राज्यसभा का सत्र बुलाया गया है। जो विषय हमको आज 10 तारीख है, आज तक औपचारिक तौर से कोई जानकारी नहीं मिली है, औपचारिक तौर से सरकार से कोई जानकारी नहीं मिली है कि ये कैसे संशोधन है, किन आर्टिकल्स का संशोधन किया जाएगा संविधान का, किन किन अधिनियमों में संशोधन किए जाएंगे, कोई औपचारिक तौर से कोई जानकारी नहीं मिली है। पर फिर भी जो हमें खबर मिली है कि सितंबर 2023 को जो हमारे संविधान का संशोधन किया गया था सर्वसम्मति से, और हमारे संविधान में अनुच्छेद 334A शामिल किया गया, 334A, सितंबर 23 को नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में पहला सेशन बुलाया गया था, और अनुच्छेद 334A पारित हुआ सर्वसम्मति से। और ये अनुच्छेद 334A क्या कहता है? ये कहता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण महिलाओं को का होगा, और इसी तरह रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होगा। 1/3 सीटें जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं
वो महिलाओं के लिए होगा और 1/3 सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए है वो भी अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात 334A में जो कहा गया है कि परिसीमन और जनगणना के बाद ये महिला आरक्षण लागू होगा। पिछले 70 साल में 4 बार परिसीमन हुए हैं, पर परिसीमन जनगणना के बाद होता है। पहले जनगणना होती है और उसके आधार पर डिलिमिटेशन होता है। 334A में कहा गया है कि मैं आपको पढ़कर सुना दूं कि 334A तब लागू होगा, इट विल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर एन एक्सरसाइज इन डिलिमिटेशन इज अंडरटेकन, यानी कि परिसीमन करने के बाद आफ्टर द रेलेवेंट फिगर्स ऑफ द फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर 2026, यानी कि पहले जनगणना कराया जाएगा, उसके नतीजे उपलब्ध होंगे, उसके आधार पर परिसीमन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा। ये सिर्फ 30 महीने पहले, 3 साल पहले, 3 साल से भी कम समय, 2.5 साल हो गए हैं, सर्वसम्मति से ये संविधान संशोधन पारित किया गया। अचानक 30 महीने के अंदर प्रधानमंत्री को क्या मजबूरी थी, क्या दबाव था, क्या विचार था कि आप चुनाव प्रचार के वक्त एक विशेष सत्र बुला रहे हैं इसमें संशोधन लाने के लिए। क्या संशोधन आएंगे उस पर मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, औपचारिक तौर से हम जानते नहीं हैं। पर यही मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सर्वसम्मति से 334A लाया गया, कांग्रेस पार्टी ने इसका पूरा समर्थन किया और कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने भाषण में 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, आप ये परिसीमन और जनगणना की शर्त क्यों शामिल करा रहे हैं, आप इसको फौरन लागू कीजिए, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ही लागू कीजिए। और ये भी मांग की कि जाति जनगणना जल्दी कराइए, सही वक्त पर कराइए। हालांकि आपको 2021 में कराना था, पर आपने किया नहीं। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के दबाव के कारण 30 अप्रैल 2025 को आपने निर्णय लिया कि 2026 का जनगणना जाति जनगणना होगी। हालांकि जब चुनाव प्रचार में थे, लोकसभा चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री ने कहा जो लोग जनगणना जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो अर्बन नक्सल हैं। ये शब्द मेरा नहीं है, प्रधानमंत्री का है। अर्बन नक्सल कहा कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, राहुल गांधी जी को। पर 30 अप्रैल 2025 को उन्होंने अपना मन बदला। वो यू टर्न के उस्ताद हैं, उन्होंने यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि 2026 की जो जनगणना हो रहा है वो जाति जनगणना होगा। तो ये कांग्रेस अध्यक्ष ने 21 सितंबर 2023 को कहा था। तो मुद्दा महिला आरक्षण का नहीं है, क्योंकि सारे पार्टी सहमत हैं। मुद्दा परिसीमन को लेकर है। पर क्या प्रस्ताव है, किस आधार पर प्रस्ताव ला रहे हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं है। अगले 3-4 दिनों में, अगले हफ्ते विशेष सत्र के पहले कांग्रेस अध्यक्ष एक बैठक बुलाएंगे
ये वर्चुअल मीटिंग नहीं है, फिजिकल मीटिंग होगा सारे विपक्ष पार्टियों के नेताओं के साथ, फ्लोर लीडर नहीं, पार्टियों के नेताओं के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमने सर्वसम्मति से 2023 को पारित किया था, जो आज भी हमारे संविधान में अनुच्छेद 334A के रूप में शामिल है, वो सही ढंग से लागू हो। हमारा ये मानना है कि ये एक तरीका है प्रधानमंत्री का कि जाति जनगणना को और कितना पीछे हटा सकें हटाएं, पर अब की मजबूरी जो है प्रधानमंत्री की, असम और केरल के चुनाव के समय भी इन्होंने प्रचार किया था, और अभी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव बाकी हैं, और महिला आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। महिला आरक्षण मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे संविधान में पहले 3 साल पहले ये शामिल किया गया, सर्वसम्मति से शामिल किया गया था। तो ये चुनावी प्रचार के लिए, चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए ये सोचा गया कि विशेष सत्र बुलाएं। आसमान नहीं गिरेंगे अगर सर्वदलीय बैठक 30 या अप्रैल या पहले मई को अगर सरकार बुलाती है, और उसके बाद अगर जो मॉनसून सत्र है उसमें विचार विमर्श होना है। ये बड़े गंभीर मसले हैं, इसका असर बहुत दूरगामी असर होगा परिसीमन को लेकर। बार बार प्रधानमंत्री महिला आरक्षण की बात करते हैं, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है, और ध्यान हटा रहे हैं असली मुद्दों से। तो हमारी मांग यही है, 29 तारीख के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाइए। आपके ओर से क्या औपचारिक प्रस्ताव हैं वो पार्टियों के साथ मिलकर विचार विमर्श कीजिए, और उसके बाद जो चर्चा होनी है लोकसभा में और राज्यसभा में वो होने दीजिए। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, विशेष सत्र या मॉनसून सत्र वो बाद में सोचा जा सकता है, पर पहला कदम सर्वदलीय बैठक होने का पहला कदम है, और ये चुनाव प्रचार के बाद ही होना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, विपक्ष के सारे नेताओं का एक बैठक होगा, और 16 तारीख को जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक होगी, उसी दिन फ्लोर लीडर्स की भी बैठक होगी, पर उसके पहले पार्टी के नेताओं की एक बैठक कांग्रेस अध्यक्ष बुलाएंगे। मैं समझता हूं 15 तारीख को होगा। तो ये मुद्दे थे आज, और हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर विचार विमर्श हुआ, और सब लोग एक मत के थे, एक राय के थे कि इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। महिला आरक्षण अगर सरकार चाहती है वो कर सकती है, क्योंकि ये संविधान में 3 साल पहले संशोधन किया गया था। पर जिस तरीके से परिसीमन करना चाहती है वो गलत तरीका है, वो संवैधानिक तरीका नहीं है, कानूनी तरीका नहीं है, ये मनमर्जी तरीका है। और जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये किस आधार पर ये आंकड़े इन्होंने तय किया है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। शुक्रिया। और कोई सवाल? दिक्कत है हमारे, मैंने कहा 3 साल पहले सर्वसम्मति से आर्टिकल 334A पारित किया गया, और वो अनुच्छेद कहता क्या है कि 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा परिसीमन और जनगणना के बाद। जनगणना कीजिए,
परिसीमन कीजिए, सही ढंग से परिसीमन कीजिए। 4 साल तक आपने जनगणना नहीं किया, 4 साल लगे, और अभी अभी शुरू हुआ है। 4 साल नहीं, 5 साल लगे, 5 साल लगे। 2021 में होना था और 2026 में हो रहा है। तो इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी मंशा साफ नहीं है, इनकी नीयत राजनीतिक नीयत है। प्रधानमंत्री लेख लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं प्रचार महिला आरक्षण का, पर मुद्दा महिला आरक्षण का नहीं है, मुद्दा परिसीमन का है। जयराम सर, मेरा सवाल आपसे ये है, एक-एक करके सर मेरा सवाल आपसे ये है, यही कंसर्न जो है, क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स के जो लीडर्स हैं आपके, इसमें खुद मुख्यमंत्री तेलंगाना का भी शामिल हैं, वो यही कह रहे हैं कि बहुत डिस्पैरिटी आ जाएगी अगर जिस तरीके से डिलिमिटेशन किया जाएगा। हमारे तीनों मुख्यमंत्री आज बैठक में थे, तीनों मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री और कर्नाटका के मुख्यमंत्री। दक्षिण भारत के राज्यों पर क्या असर होगा, उत्तर भारत के छोटे राज्यों पर क्या असर होगा, उत्तर पश्चिमी भारत के छोटे राज्यों पर क्या असर होगा, उत्तर पूर्वी राज्यों के छोटे राज्यों पर क्या असर होगा, इस पर लंबी चर्चा हुई। तो ये सिर्फ दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये छोटे राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। पंजाब, हरियाणा, असम, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सभी राज्य प्रभावित होंगे जो परिसीमन का प्रस्ताव हमें सुनने को मिल रहा है। तो इस पर सोच विचार कर काम करना चाहिए। गंभीर असर होंगे, दूरगामी असर होंगे, और हम नहीं चाहते हैं इस परिसीमन से कि किसी भी राज्य को नुकसान पहुंचे। और जो आंकड़े निकाले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आंकड़े जो लिख दे रहे हैं मीडिया में, हमको पढ़ने को मिल रहा है, किस आधार पर ये आंकड़े तय किया है, किससे बात की है, इसके पीछे कारण क्या है। तो इस पर मैं 50% कहाँ से आया, 30% हो सकता है, 33% हो सकता है, 25% हो सकता है, इसके आधार क्या है, 50% कैसे आपने तय किया। और औपचारिक तौर से हमें बताया नहीं गया है कि 50%। आज भी औपचारिक तौर से हमें कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल जो है, अभी तो बिल नहीं है, अब तो अधिनियम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू होगा। हमने तो 2023 में ही कहा था कि इसको 2024 के लोकसभा चुनाव से लागू कीजिए। देर करने वाले कांग्रेस पार्टी नहीं है, देर करने वाले बीजेपी हैं। तो उन्होंने क्यों कहा 2334 में कि परिसीमन और सेंसस होगा। हमने तो मांग की थी आप तुरंत लागू कीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू कीजिए। और कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 का उनका भाषण है, उन्होंने ये साफ कहा है, नहीं कर सकते, परिसीमन होने की जरूरत है, सेंसस होना है। ठीक है, आपने तय किया, 334 आप लाए, आज आप अचानक 2.5 साल बाद आपने अपना मत बदला। क्यों बदले, क्या मजबूरी थी, क्या दबाव था, किन मुद्दों से आप ध्यान हटाना चाहते हैं। आर्थिक मुद्दे हैं, विदेश नीति की विफलताएं हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, उससे आप ध्यान हटाना चाहते हैं, और चुनाव प्रचार में आप ये मुद्दा उठाना चाहते हैं, खास तौर से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में। Sir, one question. Sir, earlier the Congress party had raised a demand for the sub-categorization, quota within quota. Any decision which is being taken here in today's meeting? 334 is already got quota in quota. 334A is reservation and reservation within reservation. It gives, we also asked for 1/3 reservation for OBC women. We asked for a caste census. We were accused of being urban Naxals. And that same person who called an urban Naxal decided that he will do a caste census on the 30th of April 2025. I think it was 30th of April, if I remember right, or thereabouts. And
वी वुड एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो भी दिखाया था। हमारे सेंसस कमिश्नर जो गृह मंत्रालय के बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा है कि जनगणना के जो नतीजे हैं 4-5 महीने के अंदर आपको मिल जाएंगे, यानी कि 2037 में ही उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये कहना कि 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, हाँ सॉरी 2027 में, तो ये कहना 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, गलत है। रजिस्ट्रार जनरल ने ही कहा है, खुद कहा है कि 2027 में जनगणना की जो जानकारी हम वो हासिल करेंगे सेंसस कमिश्नर के ऑफिस से, वो प्रकाशित होंगे। जयराम सर, कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि 543 से ज्यादा सीटें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधानसभाओं में भी अगर 50% की बात जो हो रही है उसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या स्टालिन की बात से आप सहमत हैं कि नहीं? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए, उस पर चर्चा हुई है। डीएमके को भी निमंत्रण दिया जाएगा। डीएमके इंडिया गठबंधन का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है और डीएमके नेता भी शामिल होंगे। जो मैंने कहा अगले हफ्ते ये बैठक होगी और इस पर जो डीएमके नेता ने कहा है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी कहा, पर इसके अलावा हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे राज्यों पर भी नकारात्मक असर होगा और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि जो छोटे राज्य हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य हैं, उन पर भी इसका नकारात्मक असर होगा। तो ये सिर्फ दक्षिण भारत नहीं है, छोटे राज्य उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, ये सारे राज्यों पर इसका असर होगा। 6-7 राज्यों में जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, वो और बड़ी हो जाएगी। बस जो समानुपातिक बात करते हैं ना, हमेशा यही सरकार तो कहती है कि जो वृद्धि हो रही है समानुपातिक वृद्धि हो रही है, पर समानुपातिक वृद्धि सबको जो नुकसान पहुंचता है, जिनके आंकड़े कम हैं, जिनके आंकड़े यहाँ हैं, समानुपातिक माने वो और भी बढ़ जाएंगे। मिसाल के तौर से मैंने कहा, आपको एक बार फिर दोहराऊंगा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के 80 सांसद हैं, केरल के 20 सांसद हैं। अगर 50% आप बढ़ाएंगे तो उत्तर प्रदेश के सांसद 120 होंगे और केरल के सांसद 30 होंगे। तो जो अंतर है उत्तर प्रदेश और केरल के बीच में, वो 90 बनता है, आज 60 है। जयराम सर, एक सवाल इधर महिला पत्रकार भी पूछ रही है, ये कि ये तमाम जो आप आंकड़े हैं, ये पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया था। हाँ जी, हाँ, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने ये तमाम आंकड़े बताए थे कि परिसीमन को लेकर सरकार कोई स्पष्टीकरण दे नहीं रही है। सवाल ये है कि आज की जो ये बैठक हुई है, इसमें आप लोगों ने महिला आरक्षण को लेकर समर्थन का फैसला किया है या सिर्फ परिसीमन को लेकर आप लोगों को दिक्कत है? समर्थन करने का मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले ये संविधान संशोधन किया गया, हमारे समर्थन से ही किया गया। मुद्दा देखिए, प्रधानमंत्री बार बार महिला आरक्षण को मुद्दा बनाना चाहते हैं, इनका खेल है, इनका ये खेल है। मुद्दा महिला आरक्षण का नहीं है। 3 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण पहली बार हमारे देश में कब लागू हुआ? 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ, पंचायत और नगर पालिकाओं के, और वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के समय लागू हुआ था। और राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, तब ये जो रूप था जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, वो तभी तय हुआ, पर पारित हुआ अप्रैल और जून 1993 में। और आज जो पंचायती राज और नगर पालिकाओं में 15 लाख महिलाएं चुने हुए प्रतिनिधि हैं, 40 लाख टोटल हैं, उसमें से 15 लाख या 16 लाख महिलाएं हैं, वो कांग्रेस पार्टी के 73rd और 74th अमेंडमेंट का नतीजा है। तो ये मुद्दा महिला आरक्षण का नहीं है। Deliberations at the highest decision-making body of the party, what has the Congress decided
on this issue of women reservation and delimitation. It's You know, not- how to go women's- about it? You know, you must have women's evolved some reservation- strategy. Women's reservation is not the issue. That's right. But what strategy Women's reservation. on whether they bring One minute. delimitation? No, 1 minute. See, this is the Prime Minister's game to make this issue a women's reservation issue. This is not the issue. The Prime Minister owes an apology to the women of India. महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए कि आपने 2023 में क्यों नहीं ये सोचा। तो कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे थे कि संविधान का संशोधन कर रहे हैं, 1/3 आरक्षण का प्रावधान कर रहे हैं, मांग हो रही है कि इसको आप फौरन लागू कीजिए, आपने उसका नजरअंदाज किया। अब महिलाओं से आप माफी मांगे और आज अचानक चुनाव के वक्त 15 दिन इंतजार नहीं कर सकते, 20 दिन इंतजार नहीं कर सकते। आज क्या दिन, आज 10 तारीख है, 20 दिन बाद आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुला सकते। तो ये खेल क्या है? खेल है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव। खेल क्या है? पश्चिम एशिया से ध्यान हटाओ। खेल क्या है? इनकी विदेश नीति, जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान को एक अहम भूमिका मिल गई है। ये भूमिका पाकिस्तान की नरेंद्र मोदी जी के नीतियों के कारण है। तो इनसे ध्यान हटाने के लिए महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है। तो आज बात हुई है, हमारी मांग है जो संविधान में लिखा है, जो संविधान में प्रावधान है, उसको आप लागू कीजिए। सेंसस के नतीजे जल्दी निकलवाइए। Jairam ji, one question here. 4-5 साल लगे हैं जनगणना के लिए। Sir, working on the assumption that the government goes ahead with its stand on delimitation and the census, does the Congress want to now oppose this bill as it comes to Parliament, or are you going to support it with a caveat, or how are you going to I handle cannot this? tell you what we are going to do. There is a session on 16th, 17th, and 18th. We will attend, and we will say what we have to say, and you will know what we have said. आज मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ क्या कहेंगे, और जो कुछ हम करने वाले हैं, कहने वाले हैं, सभी विपक्ष पार्टियों को लेकर हम करेंगे। इसीलिए 15 तारीख को यह बैठक बुलाई जा रही है। ओके?